नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसका ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, भूमि संसाधन और कृषि। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से सुनिएगा। इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना जो है, माही बजाज सागर बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको उन राज्यों का नाम बताना है। तो आइए दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं। आज हम भूमि संसाधन और कृषि। प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहां कृषि होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई लिखने वाली जैसी नहीं है, ये केवल एक पॉइंट इसमें काम का है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित हैं। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियों, नगरीय क्षेत्र में आवास और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की है, एक तो निजी और एक सामुदायिक। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि भूमि संसाधन क्या है, सीमित है। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे आपको एक उदाहरण बताया था, किसी व्यक्ति के पास एक खेत है और उस व्यक्ति के मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो उन चारों के अंदर बंटवारा हो जाएगा, 4 भाग हो गए। उन चार के और मान लीजिए दो दो चार चार हैं, तो फिर और आगे खेतों का बंटवारा होगा। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर होता है। कुछ भूमि उपयोगी होती है, कुछ बंजर होती है, अनुपजाऊ होती है, जैसे रेतीला, पर्वतीय ढाल वाली, ऊबड़ खाबड़, ये इत्यादि। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ये आपके सामने चित्र है, एक खेत में लहलाती गेहूं की फसल, थार रेगिस्तान में बकरियां चराता किसान। तो ये अलग अलग जगह का बताया है। अब है कि क्या आप जानते हैं, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जिसमें हुमस भी मिला होता है, उसको मिट्टी कहा जाता है। वनस्पति और जीवों के सड़े गले अंश को हुमस कहा जाता है। तो क्या है, जो धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं जिसमें हुमस भी मिला होता है, इसे मिट्टी कहते हैं। ये हुमस क्या होता है, वनस्पति और जीवों के जो सड़े गले अंश होते हैं उन्हीं को ही हम हुमस कहते हैं। तो भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। यह बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थों और ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो ये कुछ मिट्टी की विशेषताएं हैं, कई चीजों से मिलकर के मिट्टी बनती है। ये देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से बता रखा है। रेतीली मिट्टी वाला संकेत देखिएगा, ये जो क्षेत्र है इस तरफ का, जिसमें आप यहाँ ऊपर देखिए, ये जैसलमेर आ गया, बाड़मेर है और जालोर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो है ये क्षेत्र आपका कौन सा कहलाता है, रेतीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ आपको मिट्टी मिलेगी रेतीली। थार का मरुस्थल भी इधर है, तो मिट्टी भी रेतीली मिलेगी। इसके बाद में आता है लाल लोमी मिट्टी। ये कहाँ मिलती है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये राजसमंद का दक्षिण वाला भाग हो गया, ये दक्षिण में, और उदयपुर वाला भाग हो गया, ये डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा लाल लोमी
मिट्टी वाला। और हर मिट्टी की देखिए एक विशेषता होती है, उस मिट्टी में ज्यादातर वही चीज नेचुरली लगेगी। अब कुछ जैसे मान लो अलग से उसमें कुछ मिला जुला के पोषण करके कुछ उसने उगा लिया खेतों में, वो एक अलग चीज है और लोग फसल ले भी रहे हैं। लेकिन एक तो नेचुरल चीज होती है, वहां वो चीज आप कुछ भी उसमें गेर दो, वो नेचुरल जो है उसमें वहां चीज हो जाएगी। अब जैसे नागौर की मेथी फेमस है, आप वहां कहीं भी मेथी गेर दो, मेथी उग जाएगी, वहां बहुत मेथी है। तो वो चीज है कि नेचुरल जो एक वहां उपलब्ध होती है, उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, उसकी जलवायु के आधार पर, उस मिट्टी के आधार पर। फिर है मिश्रित लाल काली मिट्टी। ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये इधर ये देख लीजिए, ये जो ये बांसवाड़ा है, और ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, ये चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा सा भीलवाड़ा भी, इसमें भीलवाड़ा भी होगा। इस प्रकार से करके यहाँ जो क्षेत्र आपको मिलेगा ये है मिश्रित लाल काली मिट्टी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, तो इसके लिए आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा जो अलवर की तरफ वाला क्षेत्र है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। फिर है भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली, तो ये आपको रेगिस्तानी वाला जो है रेतीली मिट्टी, इसके पूर्व में मिलेगी भूरी रेतीली। ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहां आपको मिलेगी भूरी रेतीली। तो दोस्तों ये आपका भूरी रेतीली मिट्टी हो गया। और भूरी रेतीली मिट्टी में आपको बता दिया कि ये जो रेतीली मिट्टी के पूर्व का भाग है ये भूरी रेतीली मिट्टी का है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपको लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए। जैसे ये जो इस प्रकार से देखिए ये बॉर्डर बना रखी है इन्होंने, ये वाला जो भाग है ये भूरी रेतीली मिट्टी का है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके ये झुंझुनू आ जाएगा इसमें, यहाँ ये सिक्कर आ जाएगा, और सिक्कर के बाद में ये आपका नागौर आ जाएगा यहाँ पर, ये पाली हो जाएगा, और पाली के बाद में ये हो जाएगा अजमेर। ये नीचे भीलवाड़ा हो ही गया। तो चूंकि भीलवाड़ा नहीं है इसमें, तो ये जो 5 जिले हैं एक सीध में, ये देखिए पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू और अजमेर, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा हो जाएगा? भूरी रेतीली मिट्टी। इसके बाद में हम बात करें लाल पीली मिट्टी, तो अब लाल पीली मिट्टी के अंदर कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ये देखिए, एक तो यहां पर है, दक्षिण की तरफ आप वापस आएंगे तो उदयपुर के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है, थोड़ा सा राजसमंद का क्षेत्र भी आएगा इसमें, और इसके अलावा जालोर का ये पार्ट भी आएगा, आधा जालोर आ जाएगा ऊपर का, और सिरोही। तो ये वाला जो भाग है यहां पाई जाएगी लाल पीली मिट्टी। ये इस प्रकार से ये क्षेत्र हो गया लाल पीली मिट्टी वाला। फिर आता है मध्यम काली मिट्टी, तो जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में आपका कौन सा हो जाएगा? मध्यम काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो मध्यम काली मिट्टी हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। कौन कौन से हैं? ये तो हो गया झालावाड़, और यहाँ ये ऊपर है बूंदी, और बूंदी के अलावा अब ये देखिए यहाँ ये कौन सा है, ये आपका कोटा हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये कोटा हो जाएगा, तो कोटा है, ये है 12। अच्छा एक चीज इसमें ये बताइए, क्या बूंदी की बॉर्डर जो है वो एमपी के लगती है इधर से? इधर देखिए, क्या एमपी लगे, बूंदी लग रहा है एमपी के? नहीं, बूंदी की जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश के टच नहीं होता। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? 4 है ये, बूंदी है, और कोटा है, 12 है, झालावाड़। ये 4 हो गए डिस्ट्रिक्ट आपने। अब आती है कछारी मिट्टी, लास्ट वाला। तो कछारी मिट्टी में कौन कौन सा है? तो ये देखिए इसमें जयपुर है, ये वाला हिस्सा, ये देखिएगा जयपुर, और जयपुर के जस्ट जो नीचे की तरफ है ये है टोंक। जयपुर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। इसके अलावा इधर राइट की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा दौसा, और राइट की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा भरतपुर, धौलपुर। तो मुख्य रूप से ये वाले हैं जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर
और धौलपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से किस में आ जाएंगे? कछारी मिट्टी में। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लीजिए, कितनी मिट्टियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह की मिट्टियों के बारे में हमने देखा। सबसे पहली है रेतीली मिट्टी। तो सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी ही मिलेगी आपको। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे जिले? सबसे ऊपर यहां देखिएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर संभाग तो पूरा हो गया। इसके अलावा यहां देखिए जैसलमेर है, ये जोधपुर है, ये बाड़मेर और आधा जालोर। तो ये क्षेत्र हो गया, ये तो हो गया रेतीली मिट्टी का। इसके बाद में रेतीली के पूर्व की तरफ कौन से जिलों में जो है, तो वो आ जाएगी भूरी रेतीली। ऐसे याद कर लीजिए, रेतीली के पूर्व में भूरी रेतीली। इसमें कौन कौन से हैं? अब इसके इधर के देख लीजिए, यहां सबसे ऊपर कौन सा है? झुंझुनू, ये सीकर हो गया, ये नागौर हो गया, और ये पाली है, ये अजमेर है। ये हो जाएंगे भूरी रेतीली में। लाल लोमी मिट्टी में कौन कौन से हैं? तो इनको दिमाग में ऐसे याद करें बिठा करके, तो ये दक्षिण की तरफ आ जाइए, उदयपुर हो जाएगा, और उदयपुर के साथ में उदयपुर का पूर्व वाला पूरा पार्ट। इसके अलावा डूंगरपुर हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर और थोड़ा राजसमंद। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा लाल लोमी मिट्टी। और इस लाल लोमी मिट्टी के पूर्व साइड में कौन से हैं? जिसमें भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा, और इसके अलावा आ जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये इनमें कौन सा हो जाएगा? तो इनमें है मिश्रित लाल काली, ये हो जाएगी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, ये आपको अलवर की तरफ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ये बीच में यहाँ जो है ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ में बीच में जो है, ये आपको थोड़ी सी और मिल जाएगी। और जो लाल पीली मिट्टी है, ये कहाँ का है? तो एक तो आपको यहाँ बताइए, आपको आधा जालोर हो जाएगा, आपका सिरोही हो जाएगा, पश्चिम का उदयपुर हो जाएगा, और उत्तरी राजसमंद हो जाएगा। एक तो ये क्षेत्र हो गया जो लाल पीली है। और इसके अलावा यहां आ जाइए अलवर, भरतपुर, धौलपुर की तरफ। तो ये भरतपुर धौलपुर हो गया। करौली, करौली हो जाएगा, और सवाई माधोपुर। ये जो क्षेत्र है ये सवाई माधोपुर और करौली, और एक ये यहां वाले, इनमें हो जाएगी कौन सी? लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा मध्यम काली मिट्टी जो है ये कौन सी है? तो ये पूरा हाड़ौती प्रदेश है। और कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी के अंदर जयपुर हो जाएगा, जयपुर के नीचे टोंक है, और जयपुर के पूर्व में दौसा है, और इसके अलावा भरतपुर है, धौलपुर है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट। मैप से जितना याद रखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। और दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, दोमट यानी जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। ये उसके नेचर के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर। और एक होता है रंग के आधार पर। हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है। उत्तरी पूर्वी मैदान। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी और लाल काली मिट्टी मिलती है, अरावली पर्वतीय प्रदेशों में। नहरी क्षेत्रों में आपको कौन सी मिट्टी की मिलेगी अधिकता? क्षारीय मिट्टी की। तो ये अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जनकशैलें, उच्चावच, जैविक क्रियाएं, समय और जलवायु। तो ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले अलग अलग तत्व हैं। ये क्या क्या है ये आगे और आएगा अभी। अब हम देखते हैं कृषि। मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है, और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और आजीविका का सोर्स है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का सभी संतानों में समान बंटवारा है। इससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बंट जाता है। कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है।
कृषि में फसल, फल, फूल और सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। अब ये कौन कौन से हैं, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? कृषि के प्रकार, तो विश्व के विभिन्न भागों में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और तकनीकी के विकास के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। देखिए, जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? जो अपने पेट के पालन पोषण के लिए किया जाता है, केवल अपने लिए, वो जीवन निर्वाह है। वाणिज्यिक है जो कि बेचने के पर्पज से किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें मानवीय श्रम अधिक और मशीनरी का उपयोग कम ही किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जाता है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण सम्मिलित है। तो ये इसके प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि। मुख्यतः आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान के जंगलों को काटकर खेत बनाया जाता है और कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है ताकि राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे खेतों में 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके बाद मिट्टी में उर्वरता कम हो जाने पर उस खेत को छोड़कर किसान किसी नए खेत पर कृषि करने लगता है। तो इस प्रकार की कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। तो आपसे जब भी पूछे, ये दोनों ही स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। तो इसको दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालरा कृषि कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत के अंदर क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है ये दोनों ही क्या? स्थानांतरित कृषि। जैसे एक जगह पर रुके जो आदिम जनजातियां हैं, तो कोई एक जगह तो फिक्स होती नहीं है, जंगलों में, वनों में वहां रहते हैं। एक बार जगह कर ली कृषि इन्होंने, फिर भूमि जो ही अनुपजाऊ होगी, उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां रहने लग जाएंगे, वहां खेती करेंगे, वो अनुपजाऊ होगी, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे। तो इस खेती को वालरा या झूम कृषि कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। इसमें वर्ष के दौरान एक ही खेत से 2 या 3 फसलें भी उगाई जाती है। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। तो इसको गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है, जहां एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से किसान खेती करता है। 1 या 2 3 फसलें उगाते हैं एक वर्ष में। मानसूनी प्रदेशों में ये अधिक है, जहां जनसंख्या जो है अधिक हो। चलवासी पशु चारण कृषि, इसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। एक स्थान पर चारा और जल के कम हो जाने पर वे अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पशु चारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पालते हैं। इन पशुओं से पशु चारकों के परिवारों को दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद मिलते हैं, जिनसे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो मित्रों, इनसे जो ये मुख्यतः पाले जाते हैं, आप जैसे मान लीजिए भेड़ हैं, तो भेड़ों का दरअसल जो भेड़ों का जो झुंड है उसको क्या कहते हैं? गांव में रेवड़ कहते हैं उसको। भेड़े भेड़े होती है उसमें, उसको रेवड़ कहा जाता है। तो क्या मुख्यतः भेड़ों को किस लिए पालते हैं? ऊन के लिए। जो भेड़ जो होती है, फिर वो मशीन से उसके ऊन, जो सारी ऊन उसकी है, जो वो क्या है प्राप्त कर लेते हैं, कतर देते हैं, तो ऊन काम में आ जाती है। बकरी है, इनको दूध के लिए, मांस के लिए इनमें प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से ऊंट को भार ढोने के काम में लेते हैं। और आजकल तो जो ऊंटनी का दूध होता है, वो कई तरह की बीमारियों में लाभदायक है, बहुत ज्यादा पौष्टिक है। कई तरह के सामान भी इससे बनते हैं अब, तो इसके लिए प्रयोग है और याक आदि प्राप्त होते हैं, जिनसे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह कृषि सामान्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। तो ये चलवासी पशु चारण कृषि है, यानी पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये तो पूरा रेवड़ होता है। ऊंटों के भी आपने झुंड के झुंड देखे होंगे, बकरियों के भी झुंड के झुंड होते हैं। तो जब तक वहां कुछ लगा हुआ है भूमि पर, तब तक वो जो है पशु वहां रहेंगे। उसके बाद वहां खत्म हो गया सारा, वो उन्होंने चर लिया। अब उनके चरने के बाद उनको कहीं और लेके
चले जाएंगे, फिर वो वहां चर लेंगे, फिर वहां खत्म हो जाएगा, फिर कहीं और ले जाएंगे, फिर वहां चर लेंगे वो। अब आता है वाणिज्य कृषि। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है, जिसमें अच्छे बीज एवं खाद और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश कार्य नवीन तकनीकी और मशीनों की सहायता से किया जाता है। यह कृषि भी तीन प्रकार की होती है: वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि। वाणिज्यिक फसल क्या होती है? मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। अब जैसे कपास है, गन्ना है, तिलहन है, तंबाकू आदि, और गेहूं, मक्का, चावल, दालें आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती है वाणिज्यिक फसलों में। मिश्रित कृषि में क्या होता है? भूमि का उपयोग अनाज और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो मित्रों, जो मिश्रित कृषि होती है, ये आर एस प्री के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था किसी समय में। क्या करते थे कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें खेती भी आ गई आपकी, यानी जो कृषि तो है ही है, और पशुपालन, इसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं होता, जैसे कई बार ये ले लिया जाता है कि दो फसलें एक साथ उगा ली, मिश्रित कृषि, वो यहां अर्थ नहीं है। मिश्रित कृषि से मतलब होता है कि पशुपालन भी और साथ में भूमि का उपयोग अनाज, यानी जो खेती भी की जाएगी, और चारे की फसलें उगानी, यानी पशुपालन करोगे तो पशुओं को क्या खिलाओगे? चारा खिलाओगे। अच्छा अच्छा। बागाती कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें अधिक पूंजी और श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफी और रबड़। तो ये बागाती कृषि है। तो ये सब खेती के वाणिज्य कृषि के अलग अलग प्रकार हैं। एक तो है वाणिज्यिक फसल कृषि, जिसमें उद्योग धंधे डिपेंड करते हैं। अब जैसे गन्ना है, अब इतनी चीनी है, गुड़, ये सब चीजें जो बनते हैं, शक्कर बनती है, ये सब गन्ने से ही बनेगी। कपड़े वगैरह ये सब चीजें जो है इसी कपास से हैं। जो ये तिलहन है, तंबाकू है, गेहूं, मक्का, चावल, दालें, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली या ज्यादा व्यवसायिक फसलें होती है। तो ये अलग अलग तीन तरह के प्रकार बताए इन्होंने। मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता है। कृषि कई प्रकार के, मित्रों, ये चाय का मैं आपको बता दूं, जैसे अब अंग्रेज भी यहां जब काम करते थे, अंग्रेज यहां जब आए थे, तो यहां से चाय, क्योंकि भारत में बहुत अच्छी किस्म की चाय होती है। आप यहाँ सिक्किम की तरफ, ये दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ इधर जाओगे तो बहुत ही शानदार चाय मिलती है, बहुत ही शानदार। और इतनी अच्छी चाय होती है, वो चाय तो बाहर सप्लाई कर देते हैं यहाँ वाले, भारत से बाहर, और हमको देते हैं लाल घोड़ार, काला घोड़ार, ये वाली चाय आती है। जबकि वो चाय जो है, हकीकत में जो असली चाय है, वो तो चली जाती है फॉरेन। वो उसकी रेट भी वही होती है, 2,000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो, 4,000 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो। हम यहाँ लाते हैं 200-250 रुपए किलो वाली जो लाल घोड़ा, काला घोड़ा, कहते हैं वाह ताज वाह। तो वो जो अच्छी अच्छी चाय है वो तो बाहर चली गई, और हमको फिर ये घोड़े ही मिलते हैं यहाँ पे। तो वास्तव में बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है इस चाय का, और चाय के बिना तो काम चलता ही नहीं है। कितनी भी थकान हो, तो एक कप चाय मिल जाए, सारी थकान उतर जाती है। मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता है। कृषि कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास और शक्कर उद्योग के लिए गन्ना। गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि दलहनी फसलें हैं। तो मित्रों, ये खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूं है, चावल है। आप जानते हैं चावल बहुत लोग खाते हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो चावल के बिना तो काम ही नहीं चलता। और गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चना, अरहर, ये दलहनी फसलें हैं। तिलहन वाली कौन सी होती है? सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। कपास और जूट, ये रेशेदार फसलें हैं। कौवा और चाय पेय फसलें हैं, क्योंकि इनको आप पीते हैं, खाते नहीं हैं। कौवा जो है कॉफी बनती है, और चाय
अब आता है कृषि ऋतुएं। राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएं हैं। खरीफ यानी वर्षा ऋतु, रबी यानी शीत ऋतु और जायद यानी ग्रीष्म ऋतु। तो मित्रों, इसमें मोटे अनाज वाली जो है, जैसे ये बाजरा है, ये इस टाइप से ज्वार, मक्कार, ये कब होती है? ये फसलें कौन सी है? खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। फल, सब्जी, रजगा, बरसीम आदि जायद की फसलें हैं। और राजस्थान की खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूं होता है। अब जैसे पश्चिम राजस्थान है, तो पश्चिम राजस्थान में बाजरा, गंवार, ये इस तरह की चीजें ज्यादा होती है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड में वहां गेहूं होता है बहुत। अन्न का कटोरा, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। गेहूं होता है बहुत ज्यादा। जवार है, और फिर बाजरा है, मक्का है, दालें हैं। तो ये राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है, वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उनको क्या कहते हैं? खरीफ। शीत ऋतु में रबी। और जायद जो है वो ग्रीष्म ऋतु। अब इसमें एक चीज आप देखिएगा, शीत ऋतु के अंदर यानी जो रबी की फसलें हैं, देखिए ज्यादातर याद करने के लिए इनकी ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होती है। तो पहले हम तो ऐसे याद करते थे कि ज्यादातर जिनमें 3 नाम आते हैं वो खरीफ की मानते थे। अब जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, चावल है, मूंगफली होगी मान लो, ये 4 का जैसे भी, तो वो ज्यादातर खरीफ की। छोटे छोटे नाम होते थे, गेहूं है, जौ है, चना है। तो इनको जो सरसों जैसे हो गया, तो इनको ज्यादातर मानते थे कि ज्यादातर 2 नाम वाले, 1 नाम वाले किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे रबी में। और आप जानते हैं मित्रों, जो शीत ऋतु में हमने जलवायु के अंदर आपने एक चीज देखी थी, जो मावट होती है, जो भूमध्य सागर से आती है वर्षा, तो भूमध्य सागर से आने वाली जो बारिश है वो किसके लिए फायदेमंद होता है? रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों। और जायद की फसलें कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में जो अभी चल रहा है मौसम, तो इसमें फल है, सब्जी है, रजगा है, बरसीम है, ये चीजें होती हैं। तो आपके क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, उनकी सूची बनाकर सहपाठियों के साथ जो है, सहपाठियों की सूची के साथ उनकी तुलना कीजिए। तो देखिए, इनको याद करने का तरीका होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखें, खेत वगैरह कभी भी आप निकलें तो देखिए कि ये कौन सा मौसम चल रहा है। 3 ही ऋतुएं ध्यान में रखनी है। तो इस समय कौन कौन सी आपको फसल होगी दिख सकती है। सिंचाई की सुविधाओं में प्रसार होने के बाद व्यापारिक फसलों पर किसानों का विशेष ध्यान गया है। पिछले 2 दशकों में राज्य में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट गया, जबकि तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ा है। व्यवसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती भी बढ़ रही है। सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। सोयाबीन की खानी भी चाहिए आपको, बहुत पौष्टिक होता है। आज के संदर्भ में फसलों को उपयुक्त 2 हिस्सों में बांटना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसान गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तंबाकू, चना, तिलहन, दलहन आदि सभी फसलों का उत्पादन करने लगा है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसान अपने उपभोग के लिए अनाज की पैदावार का कुछ भाग रख लेता है और शेष बेच देता है। लेकिन व्यापारिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन की समस्त पैदावार को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, किसान अपने घर में अनाज रखता है, वो ज्यादातर वो रखता है जो खाद्यान्न है। जैसे मान लीजिए दाल हो गई, जो भी है, जितने भी अलग अलग दालें होती हैं, या जैसे खाद्यान्न में जैसे मान लीजिए गेहूं है, बाजरा है, जिससे भोजन बनता है, तो ये कुछ रखता है, बाकी वो बेच देगा। और ये जो फसलें हैं, गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन है, कपास है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इनको बेचना व्यवसायिक पर्पज से। अब आता है राज्य की मुख्य फसलें। तो कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, यह राज्य की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बोते समय तापमान और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी बोते समय तो तापमान कैसा होना चाहिए? मध्यम। और कटाई के समय तेज धूप। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाते हैं? शीत ऋतु में।
राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है और चीन के बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरे स्थान पर है। तो इतना ज्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में। और पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? दूसरा स्थान है। अब देखिए कुछ नए आंकड़े या कई बार लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, तो जो मंथली मैगजीन आती है या इस प्रकार से, तो आप उसमें देख लीजिएगा कुछ चेंज नहीं हो, क्योंकि कई बार आंकड़े बदलते रहते हैं, कोई ऐसा फिक्स तो इनमें है नहीं कि हमेशा यही रहेगा। बाकी ये जो है मोटा मोटा जो है वो आपके सामने है। तो देखिए आप इनको थोड़ा नक्शे के आधार पर अपने दिमाग में बैठाएं। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़। अब आप उत्तर की तरफ देखें कि अब जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, जब आपको मैप याद होगा तो सब कुछ आसान होगा। जैसे ये मान लीजिए राजस्थान है, आप इसको ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा हम बना ही लेते हैं, ये जैसा भी बनेगा आपके समझने के लिए है। अब गंगानगर, हनुमानगढ़, तो ये वाला क्षेत्र तो हो गया कवर। कोटा, बारा, बूंदी, यानी ये हाड़ौती वाला क्षेत्र भी कवर कर लिया इसने। गेहूं ऐसे दिमाग में रखिए, सबसे ऊपर गेहूं है, हाड़ौती वाले में भी आ गया। फिर चित्तौड़, उदयपुर, ये है दक्षिण में, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो आप इसमें ये ले आइए कि जो ये उदयपुर वाला भी हो जाएगा, चित्तौड़ भी हो जाएगा, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, यानी ले दे के आप दक्षिणी राजस्थान भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, कुछ एक स्थानों को छोड़ करके। एवरेज आपको एक मोटा, यानी हाड़ौती वाला भी कुछ क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान भी, ये हो गया। गंगानगर, हनुमानगढ़ तो है ही है सबसे मेन। फिर बीच में जैसे अब ये इधर साइड में कौन है? सवाई माधोपुर, करौली। तो सवाई माधोपुर, करौली है, तो यहां आ जाइए। ये धौलपुर के नीचे आपको करौली और सवाई माधोपुर वाले, ये इस प्रकार से यहां क्षेत्र मिल जाएगा। बीच में भीलवाड़ा, टोंक है, पाली, अजमेर है, तो थोड़ा ये क्षेत्र भी इस प्रकार से आ जाएगा, यहां है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखें। अब आता है बाजरा। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह कम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। बाजरा राज्य का एक प्रमुख खाद्यान्न भी है। यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। अब मित्रों आप बताइए सबसे ज्यादा, आप मैप याद कीजिए जो हमने ऊपर मैप देखा था, उस मैप में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान का काफी बड़ा, लगभग आधे से थोड़ा ही कम मान लीजिए, इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो किसका है? रेतीली मिट्टी का। और जब रेतीली मिट्टी होगी तो रेतीली मिट्टी में सबसे सुविधाजनक रूप से कौन सी फसल होती है खाद्यान्न? बाजरा। कम वर्षा में उग जाता है और तापमान इधर हाई रहता है, वही ताती बढ़ती लू चाल है वह, तो उसमें भी उग जाता है। बाजरा राज्य का एक प्रमुख खाद्यान्न भी। और देखिए बाजरा का पाचन भी आसानी से होता है। बाजरा हल्का होता है, आप आराम से पचा सकते हो। ये देखने में भारी लगता है लेकिन बाजरा अच्छे से पच सकता है। और मीठी बाजरी हो, स्वाद हो, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर बाजरे के रोट खाओ, मस्ती से राबड़ी पियो, धाप के पढ़ो और धाप के सो। तो पश्चिमी राजस्थान और जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में बाजरा पैदा किया जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में क्या है, हम नंबर 1 है बाजरा पैदा करने में। तो एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, जयपुर, दौसा भी आ जाएगा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये करौली, सवाई माधोपुर जो है, और तो ये करौली, सवाई माधोपुर के अंदर और क्या उग रहा था? गेहूं भी हो ही रहा था, बाजरा भी हो जाएगा। भरतपुर में, जयपुर, दौसा, यहां भी बाजरा होता है। अब आता है चावल। यह विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। मित्रों वास्तव में खाया जाने वाला अनाज है। पहले जब हम हॉस्टल में रहते थे तो वहां कुछ साउथ के स्टूडेंट भी थे, यानी वो दक्षिण भारत के थे, तो उनका मेन यही रहता था, अब चावल क्या है, मुझे कोई खास अच्छा लगता नहीं है ना, मैं खाता हूं चावल। तो वो क्या करते, डेली उनको चावल चाहिए होता था और वो धाप के चावल खाते थे।
मैं धाप के तोड़ता था रोटियां और वो धाप के तोड़ते थे चावल। तो ये एक टेस्ट है, वो बिना चावल के रह ही नहीं सकते, उनको चावल चाहिए ही चाहिए। जैसे उनको रोटियां अच्छी नहीं लगेगी तो वो हमें चावल उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब एक, सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है जो उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। अब मित्रों, साउथ में क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा साउथ में भौगोलिक चीजें हैं ही। आप देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के बीच में से निकलती है। ये बांसवाड़ा और इधर से राजस्थान से आप देखोगे 23.5 डिग्री यूं निकलती है, यूं इस प्रकार से। तो 23.5 डिग्री नीचे का जो भाग है वो किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये उपोषण मान लो थोड़ा और ऊपर का, और उष्ण कटिबंध ये आ गया सारा। दक्षिणी भारत तो पूरा ही उष्ण कटिबंध में है, और वहां वो चीजें हैं कि उच्च तापमान भी है, अधिक आर्द्रता भी है, वर्षा की आवश्यकता भी है। चिका युक्त जलोढ़ और काली मिट्टी जिसमें जल को रोकने की क्षमता हो सर्वोत्तम मानी जाती है। चिका युक्त जलोढ़ और काली मिट्टी जिसमें जल को रोकने की क्षमता हो। अब कोई रेगिस्तान के अंदर जैसलमेर के दौरे में गए कि मैं तो चावल उगा के रहूंगा, तो उसको बहुत जोर आएगा, नहीं उगेगा वो। तो यही आपको बताया कि उस जगह के हिसाब का फर्क पड़ता है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। उसके पश्चात भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो जैसे गेहूं का आपने देखा कि गेहूं का जो है वो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। चावल जो है इसमें भी भारत का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है? चीन का। राजस्थान में यह एक खरीफ की फसल है। चावल का उत्पादन हनुमानगढ़, गंगानगर, तो ये पूरी तरह से उत्तर वाले हो गए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़, ये पूरी तरह से दक्षिण वाला हो गया। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां यानी हाड़ौती प्रदेश। तो यानी राजस्थान के एक तो पूरी तरह से उत्तरी भाग, एक हाड़ौती वाला, और एक जो है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला पूरी तरह से दक्षिणी, और उदयपुर, चित्तौड़। तो यहां जो क्या होता है? चावल। इसके बाद आता है मक्का। मक्का राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, जिसे सर्दी की ऋतु में बड़े ही चाव से खाया जाता है। इसके लिए अधिक तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको देसी भाषा में भुट्टा कहते हैं कि साहब भुट्टा खा लो। इसके लिए अधिक तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, और उपजाऊ लाल काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। कहां कहां होगा? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां तो लगभग फसलें हो रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, तो इसमें तो पूरी तरह से कौन सा है? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान, तो दक्षिणी राजस्थान में पूरी तरह से एक प्रकार से मेवाड़ की, यही कहा इसने कि मेवाड़ का प्रमुख भोजन है ये पूरा। लगभग दक्षिणी राजस्थान जो है वहां क्या है? मक्का होता है। अब आता है चना। यह एक प्रमुख दलहन फसल है। चने के लिए हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में इसकी कृषि होती है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। तो ये भी खाने चाहिए। डेली रूटीन में थोड़े थोड़े चने खा लिए, मूंग है, मोठ है। अब आता है सरसों। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, इसलिए इसे सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। भरतपुर जिले के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में भी कहाँ? सेवर में। प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली हैं। उत्तरी जिलों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये जो आपको पूर्व वाला है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, ये हो गए, और सवाई माधोपुर, तो पूर्व में मुख्य रूप से,
और उत्तरी जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में यहाँ सरसों होती है। अब आता है मूंगफली। मूंगफली एक तिलहन और वाणिज्यिक फसल है जिसे खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। यह फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ है। अन्य जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़, जयपुर आदि हैं। अब आता है कपास। ये एक औद्योगिक फसल है। पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग से लेकर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति इसी से होती है। यह राज्य के पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत लाभदायक है। कपास का उत्पादन मुख्यतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में भी होता है। अब आता है कृषि विकास। राजस्थान में कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। और बाकी जैसे उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करना और सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये उर्वरकों का और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण, ये आदि चीजें हैं। तो ये कृषि के विकास से संबंधित है। अब आता है आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग और उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस फार्म में कई प्रकार की फसलों और फलों का भी जो उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। तो मित्रों, ये आधुनिक कृषि फार्म है सूरतगढ़। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। तो नई जैसे उन्नत पशु नस्ल है विकसित कराने का कार्य करते हैं, कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग करना, तो ये कई चीजें हैं। क्षारीय मिट्टी किसको कहते हैं? खारी मिट्टी को। निर्वाह, निर्वहन जीवन यापन। और बरसीम क्या है? एक प्रकार की घास है। यह आप ध्यान में रखें। कई बार मित्रों सीधे के सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से बरसीम क्या है? तो एक प्रकार की घास। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है और निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहन की फसल है? तो ये आप सोचिए इसमें कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, चना खरीफ की नहीं है, सरसों नहीं है, मक्का। मक्का है, बाजरा है, चावल है, ये सब किस में आ जाएंगे? खरीफ में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल है? तो देखिए तिलहन, क्या तिलहन से मतलब है क्या? तिलहन फसलें वो है जिनका आप तेल निकाल सकते हो। अब क्या आप मक्के का तेल निकालोगे या गेहूं का तेल निकालोगे या चने का तेल निकालोगे? किसका तेल निकलता है? सरसों का तेल। तो सरसों जो है वो क्या हो जाएगी? तिलहन की फसल। अब जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली का तेल निकलता है। मूंगफली कैसी फसल हो जाएगी? तिलहन की फसल। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन जो है सोयाबीन का तेल निकलता है, तो सोयाबीन की फसल भी कैसी हो जाएगी? तिलहन की फसल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। और कौन सी खरीफ की फसल है? तो यह हो जाएगा मक्का। ये क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कपास एक प्रमुख कौन सी फसल है? सर्वाधिक सरसों के उत्पादन के कारण राजस्थान को क्या कहा जाता है? कृषि के दो मुख्य प्रकार, जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा कौन सी कृषि है? खनिज पदार्थों और ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को क्या बनाता है? तो इनके जवाब आप कमेंट करके बताइएगा चारों क्वेश्चन के। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मोस्ट था। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो खनिज और ऊर्जा संसाधन का है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार इनको देखते रहिए और अब कोशिश भी ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ये सारे चैप्टर आपके समाप्त हो जाएं। इसी प्रकार से कुछ बना रहे हैं प्लान, ताकि जल्दी से जल्दी ये आपकी सारी किताबें कंप्लीट हो जाएं। इन किताबों को आप अच्छे से घोट दीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी बातें बाद में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।